आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के आज सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी विपक्ष में डालेगी फूट। एसआईआर ड्राफ्ट से हटे 65 लाख नाम, ईसी ने जारी किया लिस्ट। संवैधानिक वैधता का मतलब ये नहीं कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर क्या बोले पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना। रूस का पल्ला भारी, ट्रंप के लिए भी यूक्रेन की जंग रोकना टेढ़ा काम। भारत पाकिस्तान पर हर दिन निगाह रखता है अमेरिका, सीजफायर को लेकर मार्को रूबियो ने कही ये बात। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ में अब तक 323 की मौत, 156 घायल। गाजा में युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल की सड़कों पर उतरे लोग। जयपुर में सोना चांदी के दाम, स्थिर निवेश करने का सही समय। 101 रुपए मिलते हैं बेबी डॉल, गाने वाली कनिका कपूर का चौंकाने वाला खुलासा। और सिर्फ सुमन गिल बाहर नहीं रहेंगे, ओवल के हीरो को भी जगह नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। नई दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी की घोषणा की। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नामों पर विपक्ष में पहले भी सेंध लगती रही है। ऐसे में राधाकृष्णन की उम्मीदवारी विपक्षी एकता की भी परीक्षा मानी जा रही है। पिछले कुछ चुनावों के उदाहरण देखें तो विभिन्न कारणों से विपक्ष के खेमे में फूट पड़ती रही है और इस बार डीएमके के सामने सबसे बड़ी दुविधा होगी। राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को एनडीए का बेहद सोचा समझा कदम माना जा रहा है। साथ ही इसे दक्षिण भारत में भाजपा की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस बार एनडीए के 422 वोट है, जबकि पिछली बार धनखड़ को 528 वोट मिले थे। इस बार भी बीजेडी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस जैसी पार्टियां एनडीए का साथ दे सकती है, जिनके 22 सांसद हैं। देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि यह कई छोटे राज्यों की कुल मतदाता संख्या से भी अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया था कि चुनाव आयोग मतदाताओं को पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराए और उन नामों की सूची सार्वजनिक करे जिन्हें हटाया गया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि यह लिस्ट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित ना रहे, बल्कि बूथ वाइज, वार्ड वाइज और एपिक नंबर के आधार पर खोज योग्य होनी चाहिए, ताकि हर नागरिक यह जान सके कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम कट गया है तो आप वेबसाइट पर जाकर इसे सर्च कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के महज 56 घंटे के भीतर यह सूची ऑनलाइन जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने दावा किया है कि हटाए गए नामों के पीछे जो कारण है, जैसे मृत्यु, दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, डुप्लीकेट रिकॉर्ड या फर्जी नाम, उन सभी को विस्तार से दर्ज किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में देश के पूर्व सीजेआई ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक साथ चुनाव कराने संबंधित विधेयक की समीक्षा कर रही संसदीय समिति से कहा कि किसी प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता ये नहीं दर्शाती कि उनके प्रावधान वांछनीय या आवश्यक भी हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। जस्टिस खन्ना ने स्पष्ट किया कि किसी प्रस्ताव को संविधान के अनुरूप मान लेने का यह अर्थ नहीं है कि वह समाज या लोकतंत्र के लिहाज से उचित या जरूरी भी है। सूत्रों के मुताबिक हालांकि समिति को दिए गए अपने लिखित मत में न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने संबंधित तर्क उठाए जा सकते हैं। उन्होंने इस अवधारणा के समर्थन और आलोचना में किए गए विभिन्न दावों को सूचीबद्ध भी किया। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के साथ अपने विचार साझा करने वाले अधिकांश विशेषज्ञों ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि प्रस्ताव असंवैधानिक है, लेकिन उन्होंने विधेयक के वर्तमान प्रावधानों के साथ कुछ मुद्दों को उठाया है।
अलास्का के एंकरेज शहर में अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों की मुलाकात से सार्वजनिक स्तर पर कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वापसी की यात्रा में बताया कि एक खास डील के बिना कोई और डील नहीं। खास डील यानी यूक्रेन में शांति की स्थापना। ट्रंप जानते हैं और बाकी दुनिया भी जानती है कि एक दिन में बंदूकें खामोश करवा देने वाली बात चुनाव प्रचार के लिए ही ठीक है। यूक्रेन में लड़ाई रोकना टेढ़ा काम है, लेकिन पुतिन से उनका मिलना संवाद के लिए एक रास्ता खोलने वाला जरूर साबित हुआ। 3.5 साल से ज्यादा लंबी चल चुकी लड़ाई में कुछ महीनों से पलड़ा रूस का भारी दिख रहा है, शायद दिखाने के लिए कि मामला उतना एक तरफा भी नहीं है। एन बातचीत के दिन ही यूक्रेन ने अपने लंबी दूरी के ड्रोन्स को से सुदूर कैस्पियन सागर में खड़े एक रूसी मालवाहक जहाज पर हमला किया। लड़ाई में इससे चाहे जितना भी फायदा उसे हुआ हो, बैठक में यूरोपीय देशों को शांति के रास्ते में रोड़े अटकाने वाली शक्ति बताने का एक मौका पुतिन को जरूर मिल गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही गतिविधियों पर हर दिन नजर रखता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कभी भी टूट सकते हैं। रूबियो ने न्यूज के मीट द प्रेस कार्यक्रम में कहा, युद्ध विराम का एकमात्र तरीका यह है कि संघर्ष में शामिल पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी बंद करने पर सहमत हो, और रूस अभी तक इस पर सहमत नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष विराम की एक जटिलता यह भी है कि उसे बनाए रखना होता है, जो बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है, हम हर दिन इस बात पर नजर रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हो रहा है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच क्या हो रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध विराम बहुत जल्दी टूट सकते हैं, खासकर 3.5 साल से जारी युद्ध के बाद। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात से असहमत होगा कि हम अस्थायी युद्ध विराम का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक शांति समझौते पर पहुंचना है, ताकि ना तो अभी युद्ध हो और ना ही भविष्य में कोई युद्ध हो। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अधिकारियों के मुताबिक 17 अगस्त को शुरू हुई बारिश और बाढ़ के बाद 323 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर हादसे प्रांत के स्वात, बुनेर, बाजौर, तोड़घर, मनसेहरा, सांगला और बट्टाग्राम जिलों में हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित बुनेर जिले में 217 लोगों की मौत हुई है। बारिश और अचानक आई बाढ़ से 336 घर क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें 230 आंशिक और 106 पूरी तरह नष्ट हो गए। पीडीएमए ने 17 से 19 अगस्त तक भारी और 21 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है। इजराइल में हजारों लोगों ने गाजा में चल रही जंग को खत्म करने और हमास से बंधकों की रिहाई के समझौते की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तेल अवीव के होस्टेजेस स्क्वायर पर रविवार रात को भारी भीड़ जुटी। एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल के कारण कुछ इलाकों में सड़कें, दफ्तर और विश्वविद्यालय बंद रहे। इस दौरान दिन भर में लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विरोध प्रदर्शन के आयोजकों ने कहा कि गाजा शहर पर नियंत्रण करने की योजना से हमास के पास बंधक बनाए गए 20 लोगों की जान खतरे में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विरोध प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे हमास का रुख और सख्त हो जाएगा और बंधकों की रिहाई में देरी होगी। सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आज दोनों कीमती धातुओं के भाव स्थिर है। इससे पहले इसमें तेजी के कारण दोनों धातुएं अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। सराफा व्यापारी पूरनमल सोनी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों में अनिश्चितता और निवेशकों का रुझान सोना चांदी की ओर बढ़ने से बाजार में इनके दामों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में चांदी की मांग सोने की तुलना में और अधिक बढ़ने की संभावना है। जयपुर सराफा बाजार ट्रेडर्स कंपनी ने आज दोनों धातुओं के भावों के अपडेट जारी किए। आज के दिन सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। यदि आप आज 18 अगस्त को जयपुर के सराफा बाजार से सोने या चांदी के आभूषणों की खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो इससे पहले आप एक बार रेट जरूर चेक कर लें। जयपुर सराफा बाजार में आज सोना और चांदी के भावों में कोई बदलाव नहीं आया है। सोने के भाव में आज कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में इसके भाव 1,02,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है। इसके अलावा जेवराती सोने के भाव में भी आज स्थिरता है। ऐसे में इसके भाव 95,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए हैं। वहीं चांदी के
भाव अब भी अपने उच्चतम स्तर पर है। इस सीजन चांदी के भाव एक बार फिर 1 लाख रुपए से नीचे नहीं आए। आज इसमें भी कोई बढ़ोतरी या गिरावट दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में अब इसके भाव अब 1,17,500 रुपए प्रति किलो है। कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री दूर से जितनी ग्लैमरस लगती है, अंदर से उतनी ही खोखली है। कितने राज इस इंडस्ट्री में दबे हैं जो अब सोशल मीडिया के दौर में धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। मी टू मूवमेंट के दौरान कई महिला कलाकारों ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री के और भी ऐसे सच निकलकर सामने आने लगे जिसने सभी को हैरान कर दिया। अब बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर निशाना साधा है और कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सिंगर ने बताया कि बॉलीवुड में कलाकारों को कैसे ट्रीट किया जाता है और उन्हें इंडस्ट्री में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कनिका कपूर ने हाल ही में उर्फी जावेद के पॉडकास्ट बंक विद उर्फी में शिरकत की। इस दौरान सिंगर ने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बातें की। उनसे उर्फी जावेद ने पूछा कि आपका एक सॉन्ग काफी वायरल हुआ है लेकिन उस गाने के लिए उन्हें पैसे नहीं दिए गए थे। इसके जवाब में कनिका ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इस इंडस्ट्री में किसी भी सिंगर को किसी गाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अब शायद इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए मिलता हो लेकिन वे सिंगर्स को पे नहीं करते हैं, गायकों को पैसा नहीं मिलता है। मैं आपको इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा सकती हूँ जिसमें मुझे 101 रुपए मिले हैं, उस पर भी वे ऐसा करते हैं जैसे वे आप पर एहसान कर रहे हैं। एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होने वाली है। इसके लिए रविवार को पाकिस्तानी टीम की घोषणा हो गई। भारतीय चयनकर्ता एशिया कप के लिए टीम चुनने के लिए मंगलवार यानी 19 अगस्त को मुंबई में टीम चयन के लिए बैठक करेंगे। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज को इस T20 टूर्नामेंट से बाहर बैठना पड़ सकता है। शुभमन गिल के बल्ले से इंग्लैंड में खेले गए 5 टेस्ट में 750 से ज्यादा रन निकले थे। वह एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। लेकिन क्रिकबज़ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एशिया कप T20 फॉर्मेट में है। गिल ने आईपीएल 2025 में भी 650 से ज्यादा रन बनाए थे लेकिन ये रन उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर बनाए थे। टीम इंडिया के पास अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जमी जमाई सलामी जोड़ी है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि चयनकर्ता इन्हें ही मौका देंगे। टीम में तीसरे ओपनर के रूप में यशस्वी जायसवाल रेस में है। ये भी उम्मीद है कि तीसरे ओपनर के रूप में किसी का भी चयन नहीं हो। इसके अलावा तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्लेबाज के रूप में चयन लगभग पक्का है। श्रेयस अय्यर के टीम में चुने जाने पर स्थिति साफ नहीं है। आईपीएल 2025 में अय्यर ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया था। एशिया कप में जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाज की अगुवाई करेंगे। टीम में अर्शदीप सिंह का होना तय है। हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका में दिखेंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा में से किसी एक को ही मौका मिल सकता है। दोनों को भी टीम में शामिल किया जा सकता है लेकिन मोहम्मद शमी के साथ ही सिराज को बाहर रहना पड़ सकता है। आरसीबी के जितेश शर्मा बैकअप विकेटकीपर हो सकते हैं। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और उपकप्तान अक्षर पटेल टीम के मुख्य स्पिनर होंगे। फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 टीम का हिस्सा रहे वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिलने की संभावना तो है लेकिन अभी कुछ भी पक्का नहीं है।